हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां से हमने कल छोड़ा था वहां से रिज्यूम करेंगे। यानी आज हमें रेल बजट और आम बजट को जो मर्ज कर दिया गया है उसको देखना है और बजट का प्रोसेस देखना है। इससे पहले कुछ चीजें आपको बताना जरूरी है, जैसे कि आप देखिए अनअकैडमी से सभी बच्चे जुड़ रहे हैं और अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। वहीं अगर आप देखें तो जैसे कि डेली लाइव क्लासेस मिलेगा अनअकैडमी से, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेज मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ अनअकैडमी से आपको जो हमारे एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। इसके साथ साथ ये हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है। इस लर्निंग ऐप को ये ऐसे इंटरफेस खुल के आता है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से, अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आपको एप्पल स्टोर से जाके इसे डाउनलोड कर लेना है और फिर डाउनलोड करके आपकी एक्सेसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अनअकैडमी में हो सकती है। इसके बाद मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ध्यान से सुनिएगा, सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो कि फोर्थ क्लास है, यानी 4 क्लासें हो गई हैं 5:30 पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में चलती हैं। जो हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास है ये लाइव क्लास होती है 5:30 बजे। कौन सा? हिंदी ऑप्शनल करके एक अनअकैडमी का ही चैनल है यहीं पे। दूसरी जो क्लासेस @4 PM पे उसी चैनल पे ये हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास है। ठीक है। और ये मेरी प्रोफाइल लिंक है, क्योंकि देखो बहुत सारी क्लासेस हमारे ऐप पे चलती हैं यही क्लासेस के सीक्वेंस के बाद, तो आपको इसको हर हाल में प्रोफाइल लिंक वहां पे स्पेशल क्लासेस में अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो देवी सिंह सर्च आउट करके फॉलो कर लेना है, तो सारी आपको चीजें वहां से मिल सकेंगी। ठीक है। सभी बच्चों को ध्यान रखिएगा, आज ये क्लास तो प्रीमियर होगी, तो फिर भी मैं बता देता हूं कि सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को कोशिश करना है कि जाके पहले वहां प्रोफाइल में अनअकैडमी का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, तो उसमें से 3 चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं प्लस स्पेशल क्लासेस। तो स्पेशल क्लासेस में देवी सिंह सर्च करोगे तो वहां से आ जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, सारे हैंडआउट प्राप्त हो सकेंगे इस टेलीग्राम लिंक में, सारे हैंडआउट प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें से कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ऑप्शनल कोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारी चीजें करीब इसमें 16,000 से भी ज्यादा कोर्सेज हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। हमारे पास कुछ प्लान है प्लस का, इसके अंतर्गत 1 मंथ से 36 मंथ तक का देवी वाईटी यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोचेज और ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। 10% डिस्काउंट मिलेगा ही। देवी वाईटी यहाँ यूज करके 10% का डिस्काउंट 12 से 36 माह तक का, इसके अंतर्गत आपको प्लस के अंतर्गत आप देखोगे जो 12 to 36 मंथ तक का इसमें से प्लान है। ठीक है। इसमें से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल कोच, ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। इसके बाद हमारा कुछ आप एक चीज ये देख पाओ कि हमारा एक समिट होने वाला था वो हो चुका है। हमारे कुछ बैचेज हैं जो 1 साल के लिए हैं, कुछ 2 साल के लिए हैं। इन बैचेज में आप कुछ प्रीलिम्स के लिए हैं और जल्दी एक बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो और मेरा कोड देवी वाईटी यूज करके, देवी वाईटी कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। आप कितना? 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद हम चलो और इसका जो प्राइस है वो तो समझ ही रहे हो, हाइक होने ही वाला था तो हो ही गया होगा, है ना। चलो तो आगे हम शुरू करते हैं। हम देखो हमने जो फिजिकल कंसोलिडेशन है, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण कल के लेक्चर में पढ़ा था। देखो एक चीज जो सभी बच्चों को हमेशा एक डाउट में रहते हो, आप कुछ चीज सुन लीजिए। किसी भी बच्चे को इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई भी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, मात्र इंडियन इकोनॉमी के लिए। ना ही कोई रेफरेंस बुक, ठीक है। जो 350 पेज का नोट्स है मेरा, और इसके साथ साथ इस नोट्स के अंतर्गत आप देखोगे कि ये सारी चीजें जो क्लास लेक्चर है, करीब 160 या 150 घंटे का लेक्चर होता है। ठीक है। तो इससे सारा सब कुछ कवर हो जाएगा।
कल के लेक्चर में हमने सेम टाइम राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को डिटेल से समझा था, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कल हमें कुछ बजट से संबंधित चीजें मैं बताया था, तो चलो यहां से मैं चीजों को रिकैप करता हूं, ठीक है। देखो बजट 2016-17 में 2016-17 में क्या होता है, सॉरी 17-18 में, नॉट 16-17, 17-18 में जो बजट है, बजट में कुछ संशोधन किया गया। पहले बजट को फरवरी लास्ट मंथ में पेश किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। जो बजट होता था 2017-18 से पहले, कब, फरवरी के लास्ट मंथ में, ठीक है। लेकिन अब इसका एक माह इसको पहले करते हुए फरवरी के यानी फर्स्ट वीक में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। पहले क्या होता था, फरवरी के लास्ट वीक में इसको प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। मैंने लास्ट मंथ कर दिया था, सॉरी मंथ नहीं वीक, तो फरवरी के अब क्या कब प्रस्तुत होता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में, ना कि लास्ट वीक में। तो ये इसका क्या कारण है, थोड़ी सी सुन लीजिएगा। देखियो पहले क्या होता है कि हमारा जो है ना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। जब ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और ये फरवरी के लास्ट वीक में प्रस्तुत होता था, तो पारित होने में 10 से 12 सप्ताह लग जाते थे, जाके ये मई और जून में चला जाता था। तो इसके चलते सरकार को जो पैसा खर्च करने के लिए, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए, जो संचित निधि है उससे पैसा निकालने के लिए बोट ऑन अकाउंट अर्थात लेखानुदान का प्रयोग करना होता था। तो इसके चलते बड़ी समस्याएं देखने को मिलती थी। समस्याएं क्या थी, यही जो कि मैंने आपको बताया, ये समस्याएं थी। तो इसके चलते क्या किया गया कि जो बजट है इसका एक माह इसको पहले प्रस्तुत करने को कहा गया, ठीक है। अब दूसरा, जो गैर नियोजित और नियोजित व्यय की जो गणना है इसको भी खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो प्लानिंग कमीशन होता था, 15 में इसको प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आया, और प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत जो प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर उनको क्लासिफाई किया जाता था, लेकिन वही खत्म हो गया। जब वही खत्म हो गया तो ऑब्वियस है कि इसे प्लान्ड और नॉन प्लान्ड जो एक्सपेंडिचर है इनकी गणना खत्म कर दी जाएगी। आज हमें देखना था आम बजट और रेल बजट का विलय। ये कब किया जाता है, 2017-18 के जो बजट, यानी 2017-18 के बजट में ये आम बजट का और रेल बजट का विलय कर दिया जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चलो देख लो कि आम बजट और रेल बजट का विलय के पीछे का क्या कारण है। देखो हाइलाइटर ले लेते हैं, है ना, ध्यान से सुनना है सभी को। देखो जो बजट है ये 2017-18 में करीब 92 वर्ष पुरानी व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 17-18 में जो आम बजट और रेल बजट का मर्जर हो गया, विलय कर दिया गया। आम बजट और रेल बजट का मर्जर हो गया, विलय कर दिया गया। ये बहुत सालों पुरानी व्यवस्था थी, इस पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। पहले भी ये देखो, मैं भी कहानी बताने वाला हूं, पहले भी क्या होता था कि यह मिक्स्ड था, ठीक है, ये मर्ज ही था, लेकिन एक निश्चित टाइम बाद इसको अलग कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसको मर्ज करने की मांग होने लगी, तो ये जाके 2017-18 के बजट में जो 92 वर्ष पुरानी व्यवस्था को क्या कर दिया गया, इसको खत्म करके अब मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो अब आम बजट और रेल बजट का क्या हो गया, मर्जर हो गया। पहले ऐसा नहीं, आम बजट अलग और रेल बजट अलग अलग होता था, ठीक है। देखो अंग्रेजों का जब शासन था तो उनके दौरान रेल बजट और आम बजट, जो रेल बजट होता था, आम बजट होता था, पहले ये एक साथ होता था, और फिर उसके पीछे क्या कारण थे उनको हम बताने की कोशिश करेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जो रेल बजट होता था वो आम बजट से बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था, ठीक है। और जो रेलवे था वो आय का एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था, इनका प्रमुख स्रोत हुआ करता था। तो रेलवे में होने वाला जो व्यय भी आम बजट से ऑब्वियस ज्यादा होगा, क्योंकि आय ज्यादा थी तो व्यय भी ज्यादा होगा। तो इसके चलते आप देख पाओगे कि जो रेल बजट और आम बजट को साथ प्रस्तुत किया जाता था, पहले साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन इसमें जो कमियां होती थी ना आम बजट की, वो रेल बजट के साथ साथ छुप जाती थी। क्यों? क्योंकि देखो आम बजट रेल बजट के तुलना में बहुत छोटा हुआ करता था। कितना? बहुत छोटा हुआ करता था। रेल बजट बहुत अधिक था आम बजट से, तब है, ध्यान से सुनिएगा। तो जो आम बजट की कमियां थी ऑब्वियस है कि जैसे मान लो कि पानी है, और अगर पानी में, जल में आप क्या डाल दो, चीनी डाल दो, तो पता ही नहीं चलता है, घुल जाती है। इसी तरह जो कमियां थी ना आम बजट में, वो रेल बजट के साथ मर्ज हो जाने से सारी छुप जाती थी। तो इसके कारण सरकार की नीतियों की विफलता उजागर नहीं हो पाती थी।
सरकार की जो पॉलिसीज थी अंग्रेजों उस टाइम जो ब्रिटिश इंडिया था, तो उनकी जो पॉलिसीज थी वो उजागर ही नहीं हो पाती थी। ठीक है, जो विफलताएं थी, असफलताएं थी, उजागर ही नहीं हो पाती थी। तो 1924 या 19 मतलब 20 के 1920 के डिकेड में लगातार इसकी मांग चलने लगी कि कहीं ना कहीं इसमें से रिफॉर्म होना चाहिए, इसमें से परिवर्तन होना चाहिए। तो 1924 में एकवर्थ कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के सुझाव के आधार पे 1924 में, ध्यान से सुनिएगा, 1924 में रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। ठीक है, रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। यहां से जो मैंने यहां तक बताया दोबारा से सुनने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा कि देखो भैया, ये जो रेल बजट आम बजट को, ये जो प्रक्रिया है 2017-18 का बजट होता है, इसमें इस प्रक्रिया को क्या कर दिया जाता है कि मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले भी ये पहले मर्ज था, फिर इसको अलग किया गया। अंग्रेजों के शासन पीरियड में रेल बजट और आम बजट क्या क्या होता था, पहले ये अलग होता था, फिर इसको मर्ज कर दिया गया था, फिर इसको मर्ज कर दिया गया था, फिर इसको अलग पेश किया गया, अलग अलग पेश किया गया, अलग अलग पृथक किया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले एक साथ पेश करते थे, तो जो रेल बजट में, रेल बजट आम बजट से बड़ा होता था, क्योंकि सारी चीजें रेल बजट की मतलब रेल से ही हुआ करती थी, तो ऑब्वियस है जो रेल बजट है वो आम बजट की तुलना में काफी बड़ा होता था। इसके चलते आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक चीज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उभर के आ रहा था कि आम बजट की जो कमियां हैं, जो आम बजट का एक कॉम्प्रिहेंसिवली प्रभाव इफेक्ट समाज में देखा जाता है, तो वो उजागर ही नहीं हो पाती थी। तो धीरे धीरे 1920 के डिकेड में मांग चलने लगी कि भाई ये जो आम बजट और रेल बजट को आप साथ करके रखे हो, इनको पृथक कर दो। तो एक एकवर्थ कमेटी का गठन करते हुए 1924 में रेल बजट को और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया, इसको सेग्रीगेट कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, तब से लेकर के 2016 तक, देखो तब भी हम आजाद नहीं हुए तो 1924 में, तब से लेकर के हम 2016 तक वही व्यवस्था को ढो रहे थे, यही व्यवस्था लागू थी। लेकिन जो वर्तमान की परिस्थितियों में इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। जो परिवहन क्षेत्र में देखो, जो रेलवे है तो अब उतनी बड़ी भूमिका नहीं है, उस समय रेलवे ही परिवहन के लिए उपलब्ध था, तो एक ये भी इसके चलते जो रेलवे की ही सबसे बड़ी भूमिका थी, और इसके चलते जो रेल बजट का आकार क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था। तो एक ये भी एक बड़ी, मतलब एक कह सकते हो कि रेलवे के साथ एक बेहतर चीज थी। लेकिन अब परिवहन के क्षेत्र में रेलवे की वैसी भूमिका नहीं रही पहले की तरह, क्योंकि बहुत सारी चीजें परिवहन के क्षेत्र में डेवलप हो गई हैं। तो आजादी के दौरान रेल बजट का आकार देखो कितना, मतलब कितना रेल बजट व्यापक हुआ करता था। आजादी के दौरान रेल बजट का आकार आम बजट से 6% ज्यादा था। अंदाजा लगाओ, जब हम आजाद हो रहे थे तो जो रेल बजट का आकार है वो आम बजट से कितना, 6% ज्यादा था। लेकिन आजादी के बाद आम बजट धीरे धीरे रेल बजट को एक दूसरे से पृथक करने का निर्णय लिया गया, और भारत में जो परिवहन क्षेत्र में रेलवे का योगदान उस समय 89% हुआ करता था। बाकी का जो 11% था और परिवहन के अन्य साधन हुआ करते थे। और रेलवे में आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो रेलवे में वो कच्चे तेल के आवागमन में ये इसका एक अहम भूमिका थी। इसके चलते भी रेलवे का एकाधिकार हो चुका था। साथ ही साथ वर्तमान की अगर बात करें तो रेल बजट का जो आकार है अब आम बजट की तुलना में 6% भी नहीं रहा है, मतलब काफी कम हो गया है। आम बजट अब बहुत बड़ा हो गया है। तो इसके चलते ये आप देखने को, एक टाइम क्या था कि आम बजट से रेल बजट 6% था आजादी के दौरान, लेकिन आज की अगर बात करें तो ये आम बजट का 6% भी नहीं रह गया है। कौन? रेलवे बजट। ठीक है, तो ये कितनी, मतलब एक तरीके से हास्यास्पद और कहीं ना कहीं सही भी है कि देखो अब रेलवे का धीरे धीरे महत्व कम हुआ था ना, क्योंकि पहले रेलवे का एक ही टाइम पे एकाधिकार हुआ करता था। जो सारे संसाधनों पे आप देखोगे कि जो संसाधन या परिवहन का एक वो हुआ करता था, तो रेलवे का एकाधिकार हुआ करता था। इसके चलते हुआ गया कि जो रेलवे है तो इसमें से रेलवे का योगदान धीरे धीरे 30% रह गया।
रेलवे का योगदान इसमें से 30% रह गया, जबकि परिवहन का योगदान बढ़ के धीरे धीरे 65% रह गया। जब एक टाइम परिवहन में रेलवे का योगदान 89% था, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे परिवहन का जैसे ही विकास हुआ तो रेलवे का योगदान लगातार कम होता गया और मात्र 30% रह गया, जबकि सड़क परिवहन है इसका योगदान जाके 65% हो गया। और कच्चे तेल का भी आवागमन रेलवे से धीरे धीरे कम होने लगे, मात्र 10% रह गया। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन के आने से धीरे धीरे पाइपलाइन का एकाधिकार बढ़ा। अब जो कच्चा तेल है वो पाइपलाइन के माध्यम से इधर उधर क्या होता है, जाता है। तो इसके चलते धीरे धीरे कहीं ना कहीं रेलवे जो है वो उसका डिक्लेनेशन मतलब वो गिरने लगा, सारा चीज की उसका परिवहन में बहुत बड़ा रोल नहीं रह गया। लेकिन आप देखोगे जैसे कि माल और भाड़े से उत्पन्न लाभ यात्री किराए में जो प्रदान करने के उद्देश्य से इसको प्रयोग किया गया, तो इसमें आप देखोगे कि जो रेलवे का जो राजनीतिक प्रयोग गठबंधन की सरकारों पे निरंतर बढ़ता रहा। जो रेलवे है तो जब गठबंधन की सरकारें रही तो इसका खूब राजनीतिक उपयोग किया गया, राजनीतिक प्रयोग किया गया गठबंधन की सरकारों के द्वारा। जब उस समय एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी तो कई सारे लोग क्या करते थे कि रेलवे बजट के चलते तो इसमें लगातार रेलवे में अब देखो माल और भाड़े में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी, तो इसके चलते इसका जो लाभ है वो भी लाभ अब बरकरार नहीं हो पाया था और परिदान देना पड़ रहा था सरकार को, इसमें रेलवे को सब्सिडी देनी पड़ रही थी। साथ में इसमें जो गठबंधन की सरकारों के चलते रेलवे पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि आर्थिक तौर से उस पर भार और बना दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्ती करी तो भार किस पे जाएगा? उसी पे जाएगा। तो जैसे पेंशन का भार, बहुत सारी चीजों का भार लगातार रेलवे पे बढ़ता गया और रेलवे घाटे में जाती रही, रेलवे घाटे में जाती रही। तो इसी के चलते आप ध्यान रखोगे जैसे कि यात्री भाड़े से हुए व्यय का मात्र 57% ही रेलवे को प्राप्त होता था, बाकी वो लॉस पे जाती थी। इसके चलते आर्थिक भार है वो रेलवे में लगातार क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो पूंजी निर्माण के उद्देश्य से जो बुनियादी सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य से आप देखोगे कि रेलवे के पास संसाधनों की कमी हो गई। इससे रेलवे और आम बजट पर आश्रित जो रेलवे है वो आम बजट पर क्या हो गई? आश्रित हो गई। इसके चलते जरूरी था कि जो आम बजट है और रेल बजट है उसको क्या किया जाए? मिला दिया जाए, उसको मिला दिया जाए। तो इस वजह से विलय करना इसका जरूरी हो गया था। ठीक है, तो ये आपने देखा। इसके साथ साथ अब थोड़ी सी आज हमें जो दूसरा सब हेडिंग है प्रोसेस ऑफ बजट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ बजट। देखो बजट आ गया है, ये सारी चीजें मैं आपको 8-10 दिन में पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट क्यों 8-10 दिन में पढ़ाऊंगा? क्योंकि देखो एक दिन में ये करीब 600 पेज के जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे 600-700 पेज होता है, उसको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें निकालने के लिए मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट में कभी कोई चीज लेके नहीं आता। इसी तरह बजट के लिए तो इन सारी चीजों को देखो, सबसे पहले अगर बजट और इकोनॉमिक सर्वे समझना है तो पूरे फिजिकल सिस्टम को समझना है, पूरे फिजिकल सिस्टम को समझना है। एक चीज और बता दूं, आज 2 बजे से, यानी ये तो क्लास 7 बजे है, तो 2 बजे से एकदम जो पहले मतलब ऐसे बच्चे हों जो स्टार्टिंग से क्लास नहीं कर पाए हों, तो एप्लीकेशन पे ऐप पे 2 बजे से डेली स्टार्टिंग से एक नया बैच मैं शुरू कर रहा हूं, नया बैच शुरू कर रहा हूं। ठीक है ना, कहां पे? एप्लीकेशन पे। तो इंडियन इकोनॉमी आप वहां भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे शुरू से नहीं यहां पे कर पाए हैं। चलो खैर छोड़ते, यहां तक जो भी पढ़ाया वो समझ आ गया होगा। अब हम इसके आगे जो प्रोसेस ऑफ बजट है इसको देखते हैं। देखो ध्यान से सुनना, पहले मैं एक कहानी सुना रहा हूं, फिर बाकी का ये सारी चीजें तो हमें बात करना ही करना है ना। तो चलो प्रोसेस ऑफ बजट देख लो कि ये प्रोसेस ऑफ बजट क्या होता है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा बहुत आपको लिख के बताने की कोशिश करूंगा। देखो जो बजट है, बजट पद्धति संसाधनों की उपलब्धता का अनुपात लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवंटित करने की एक प्रक्रिया है, आवंटित करने की एक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 112 में, किसमें? 112 में, 112 के अनुसार
राष्ट्रपति प्रत्येक साल, प्रत्येक ईयर वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष, संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए एक प्राकृलित प्राप्तियां हैं, जो क्या है, प्राकृलित प्राप्तियां हैं और जो व्यय है इसका ब्यौरा रखवाते हैं, इसका ब्यौरा रखवाते हैं। ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत कहा गया है। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 12 है इसके अंदर कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करेंगे। भारत के संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान से सुनिएगा, वित्तीय विवरण कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार से बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। और यही वार्षिक वित्तीय विवरण को आम बजट कहते हैं। हम आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको आम बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को आम बजट कहते हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 में, ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 में प्रत्येक राज्य, ये तो सेंट्रल के लिए हो गया 112 के अंतर्गत, 202 में प्रत्येक राज्य सरकार के लिए भी वित्तीय यानी वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या तैयार किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 202 के अंतर्गत। और केंद्र सरकार के लिए अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको देखो, अगर मैं इकोनॉमी कह रहा हूं, पॉलिटी नहीं पढ़ाता होता तो ये नहीं बताता। तो मेरे साथ सबसे बेहतरीन चीज क्या है और जो यूपीएससी में सबसे ज्यादा जरूरी है, देखो यूपीएससी में आपका जो नॉलेज होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में, और उसका अगर आपको एक क्रक्स नहीं आता है तो फिर समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप एस्पिरेंट्स की तुलना में, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनकी तुलना में बहुत पीछे हैं। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के और चीजों को लिखना आना चाहिए मेंस में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जैसे कि आप देखेंगे कि इकोनॉमी के अगर टीचर होंगे तो ज्यादा क्या कर देंगे कि बजट समझा देंगे, लेकिन ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ये नहीं बताएंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं बताएंगे। लेकिन देखो, मैं इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटी, हिस्ट्री ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल और इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोशल इशू, सोशल जस्टिस पढ़ाता हूं। इस वजह से ये चीजों पे बराबर कमांड है। तो कहां देखो, भारतीय जो संघ की जो वार्षिक वित्तीय बजट है, यह वित्तीय विवरण है, आम बजट है, अनुच्छेद 112 के अनुसार ये बात करी गई है। वहीं राज्यों के लिए, राज्य भी अपनी विधानसभाओं में, ये स्टेट गवर्नमेंट भी अनुच्छेद 202 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या करती हैं, प्रस्तुत करती हैं, तैयार करती हैं, जिसे राज्य सरकार का आम बजट कहा जाता है, जिसको राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। अब देखो, सरकार की जो बजटीय नीति है वो राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग होती है। मैंने आपको इस चैप्टर में क्यों सबसे पहले राजकोषीय नीति बताया, क्यों राजकोषीय नीति बताया, ये जरूरत था। इस वजह से देखो, अगर आप ये नहीं समझ पाओगे राजकोषीय नीति, इसी वजह से मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में उसकी जमीन तैयार करता हूं। तो देखो, जो सरकार की बजट, जो बजटीय नीति है वो राजकोषीय नीति का, फिस्कल पॉलिसी का क्या है, फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होती है, एक महत्वपूर्ण भाग होती है। सरकार की बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों और नीतियों को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ उसके राजस्व पक्ष के, जो पक्ष में कर की जो कर प्राप्तियां हैं और जो कर से अलग प्राप्तियां हैं यानी करेत्तर प्राप्तियां हैं, इन सभी को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को भी इसमें दिखाया जाता है। इसमें जो सरकार के द्वारा जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है यानी उपभोग है, कंजम्पशन है, इन सारी चीजों का उसमें विवरण दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहां तक देखा। अब देखो आगे क्या होता है, 1920-21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ, जो कि मैंने अभी बताया है ना, 1924 में क्या होगा, तो देखो ध्यान से सुनना है। इसी वजह से मैं सारी चीजें समराइज करके बताता हूं, क्योंकि बजट का मतलब सारी चीजें डिटेल से पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी क्यों 160 घंटे चलता है, क्योंकि इसको बहुत डीप पढ़ाता हूं, ठीक है। तो देखो, इसमें से 1920-21 के दौरान जो ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। विलियम
विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में, एकवर्थ की अध्यक्षता में क्या किया गया, 10 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया। 10 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया और इन्हीं के सिफारिशों के अनुसार, इन्हीं के जो सिफारिशें हैं, इन्हीं के सिफारिशों के अनुसार 1924 में, कब, 1924 में, सॉरी 1924 में, 1924 में आम बजट को, रेल बजट को क्या कर दिया गया, आम बजट को और रेल बजट को पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि रेलवे एक उद्यम है, रेलवे एक इंडस्ट्री है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर सकती है, इस वजह से इसको अलग किया जा रहा है। इस वजह से रेल बजट को और आम बजट को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। तो क्या इसमें दिया गया था कि रेलवे भैया एक उद्यम है, एक इंडस्ट्री है, इस वजह से इसको लाभ के उद्देश्य से क्या करना चाहिए, लाभ के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से रखना चाहिए, इस वजह से इसको अलग करने की जरूरत पड़ी। लेकिन आप देखो 2017 तक यही प्रक्रिया चलती रही, रेलवे बजट अलग और आम बजट अलग आता रहा। लेकिन 2017-18 का जो बजट है उसमें एक महत्वपूर्ण कुछ चेंजेस लाए गए कि इसको क्या कर दिया गया, इसको एक साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद भारत में पहला बजट, ध्यान से सुनिएगा, अगला जो भारत में पहला बजट, भारत में पहला बजट, फर्स्ट बजट 1860 है ना, कब, 1860 को किसने, जेम्स विल्सन द्वारा, जेम्स विल्सन द्वारा किसके टाइम पीरियड में, उस समय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग, याद आ रहा होगा, देखो जरा ये कब की बात है, ये 1860, यानी तो आप समझ गए कि उस समय कौन हुआ रहा थे, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, कैनिंग के शासनकाल में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किया गया। जबकि स्वतंत्र भारत का, ध्यान से सुनिएगा, भारत में पहला बजट कब आया, 18 फरवरी 1860 में, 18 फरवरी 1860 में किसने प्रस्तुत किया, जेम्स विल्सन ने, किनके टाइम पीरियड में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लेकिन आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर, यानी आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को, ध्यान से सुनिएगा, कब यह प्रस्तुत किया गया, 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री, जो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी द्वारा, तत्कालीन वित्त मंत्री होते हैं उस समय के, तो क्या नाम होता है इनका, आर.के. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। लिख देता हूं, आर.के. षणमुखम, है ना, ओके, क्या हो गया, ये तो समस्या हो जाएगी, कीप करना पड़ेगा। ओके, 1 मिनट रुकिएगा, क्या हो गया था, बस वहीं पे हम चलते हैं, परेशान नहीं होना है। ओके, यहीं पे थे ना, ओके, यहाँ पे, सो आर.के. षणमुखम द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आजाद भारत का पहला जो ये तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। अब केंद्रीय बजट में 3 लगातार वर्षों की क्या क्या होता है, पहले तो ये जान लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो केंद्रीय बजट होता है, केंद्रीय बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, केंद्रीय बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ध्यान से सुनना है। 3 लगातार वर्षों की प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। किसका, 3 लगातार वर्षों का, 3, ध्यान से सुनिएगा, देखो बजट समझने के लिए ये पूरा फिस्कल सिस्टम समझना जरूरी है। 3 लगातार वर्षों की प्राप्तियों और किसका विवरण, प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है।
व्यय का विवरण होता है, विवरण होता है, व्यय का विवरण होता है। ठीक है, 3 लगातार वर्षों की प्राप्तियां जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसमें से क्या होता है, 3 वर्षों के लगातार, यानी 3 लगातार वर्षों की प्राप्तियों का और व्यय का यानी खर्चों का क्या होता है, विवरण होता है, लेखा जोखा होता है। तो इसमें से कौन, यानी आगामी वित्तीय वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, आगामी यानी आने वाला, तो आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान, जो आगामी वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर लिख लूं, है ना, वित्त वर्ष को फाइनेंशियल ईयर, इसका क्या होता है, बजट अनुमान प्रस्तुत किया जाता है, बजट अनुमान, अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। सॉरी, एक तो ये हो गया, मान लो, ठीक है, आगे आने वाले वर्ष, जैसे कि मान लो कि 2021 और 22 बजट, ठीक है, सॉरी, तो ये बजट, इस बजट में 2022 और 23 के लिए, यानी 2022 और 23 के लिए अनुमान होगा इसमें से। ठीक है, इसके साथ साथ इस बजट में आप देखोगे चालू वित्त यानी करंट ईयर, तो जैसे चालू वित्त वर्ष, जैसे इस समय, तो चालू वित्त वर्ष, वित्त वर्ष के लिए, चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान, संशोधित अनुमान होता है, संशोधित अनुमान होता है चालू वित्त वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा। और पिछले वित्तीय वर्ष जो कि निकल गया, यानी कौन सा निकल गया, 20 और 21, ठीक है, 20 और 21 चल कौन सा रहा है, 21 और 22 चल रहा है, ठीक है, 21 और 22 चल रहा है, और निकल कौन सा गया, 20 और 21 निकल गया। तो इसका जो 20 और 21 का, इसमें से प्रत्येक ये पिछले वित्तीय वर्ष की जो वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा होता है, इसमें से वास्तविक प्राप्तियां कितनी हुई, वास्तविक प्राप्तियां, इसे और समझा दूंगा डिटेल से, परेशानी हो, प्राप्तियां एवं व्यय का लेखा जोखा, जो व्यय का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियां और सरकार की जो व्यय है, इसका पूरा लेखा जोखा, इसका अनुमान और इसका विवरण होता है। ध्यान से सुनना, देखो जो भैया केंद्रीय बजट है, ऐसे समझो आप जो केंद्रीय बजट है, ये केंद्रीय बजट जो होता है, ये 3 वर्षों का, जो 3 वर्ष होते हैं, इनकी लगातार 3 वर्षों की प्राप्तियों का और व्यय का विवरण इसमें दिया जाता है, व्यय का विवरण दिया जाता है। तो कौन से लगातार 3 वर्ष, तो जैसे कि पहले ये समझो कि करंट ईयर यानी चालू वित्त वर्ष, चालू वित्त वर्ष क्या है, 2021-22 है ना, जो बजट आया 2021-22 का, चालू वित्त वर्ष का। तो इसमें संशोधित अनुमान की कितना, जो बजट का संशोधित अनुमान होगा। अब जो पिछला वर्ष निकल गया, तो हमने पिछले वर्ष में कितना हमें प्राप्त हुआ, कितना हमने खर्च किया, इसका वास्तविक हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा। तो वास्तविक प्राप्तियां यानी पिछले ईयर, यानी मान लो 2020-21 की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का विवरण होगा। इसके साथ साथ आने वाली ईयर यानी 22-23 फाइनेंशियल ईयर आएगा ना, तो आगामी बजट के लिए, वो फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट अनुमान, बजट अनुमान ये होता है बजट में। समझ में आया? तो बजट में 3 चीजें, 3 वर्षों के लगातार प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। ध्यान से सुनिएगा, लगातार प्राप्तियों और विवरण, व्यय का विवरण होता है। ठीक है, देखो जो बजट होता है, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियां और आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। सरकार की प्राप्तियां तथा आय के, यानी जो व्यय है, आय और व्यय, उसके क्या होता है, अनुमानों का विवरण होता है। बजट अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा स्थिरता को क्या करता है, स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति को उजागर करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी समृद्धि को ध्यान में रखते हुए, स्थिरता को बनाते हुए, ये किसमें ध्यान केंद्रित करता है, सरकार की फिस्कल पॉलिसीज में, राजकोषीय नीति में। अब जब मैं चैप्टर स्टार्ट किया था ये फिस्कल सिस्टम, तो मेरा पहला वर्ड यही था कि राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं, राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं। तो उस चैप्टर पे जाके, मतलब 5-6 दिन पहले ये जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहां जाके उसमें देख लेना है। ठीक है, लेकिन आज शुरू से एप्लीकेशन में
एक 2 बजे वाली क्लास तो जब तक आप सुन रहे होंगे मुझे, तो 2 बजे की क्लास तो निकल गई होगी, लेकिन एप्लीकेशन में फॉलो कर लेना है और वो रिकॉर्डेड क्लास जाके 9-10 बजे रात में कर लेना, 11-12 बजे। अगले दिन की क्लास ध्यान रखना कि 2 बजे होगी। कौन सी? ये क्लास तो लगातार आएगी इसी के आगे से, लेकिन वो क्लास स्टार्टिंग से होगी, वो क्लास स्टार्टिंग से होगी। ठीक है, अब बजट के प्रकार की बात करें। बजट के प्रकार ऐसे देखो, एक मिनट, बजट के प्रकार, बजट के प्रकार ऐसे कर लो। पहला ऐसे लिख लो, जेंडर बजटिंग, सभी को बताऊंगा, है ना, जेंडर सॉरी बजटिंग, डिटेल से समझाऊंगा, परेशान होने की बात नहीं है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, है ना। जेंडर बजटिंग। दूसरा हो गया एक समान मद बजट, एक समान मद मद बजट। तीसरा हो गया परफॉर्मेंस, निष्पादन बजट, ये निष्पादन लिखा है, निष्पादन बजट, परफॉर्मिंग बजटिंग बोला जाता है, बजट। चौथा हो गया आउटकम बजट, क्या हो गया? आउटकम बजट, चौथा आउटकम बजट। और पांचवा हो गया शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, शून्य आधारित, शून्य आधारित सॉरी, शून्य आधारित, शून्य आधारित बजट, ये बजट है, ये क्या है? ये बजट के प्रकार हैं। इन सभी को हम डिटेल से देखेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे? डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे, इनको हम डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। जेंडर बजटिंग, एक समान मद बजटिंग, परफॉर्मेंस बजट, आउटकम बजट और जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट, ये बजट है। तो चलो हम एक बार दोबारा से हम वही अपने पूरे उस पे आते हैं कि ये कौन कौन से बजट है, जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन था, है ना। अच्छा ये देखो, शून्य बजट, निष्पादन बजट, परिणाम बजट, लैंगिक बजट। शून्य बजट, निष्पादन बजट, परिणाम बजट और लैंगिक बजट। अब 4 प्रकार के बजट आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, शो कर रहे होंगे। इन चारों प्रकार के अगर हम बजटों की बात करें तो हम डिटेल से 5 प्रकार के बजट देखा है, डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले प्रोसेस ऑफ बजट देख लेते हैं। पहले क्या देखते हैं हम? प्रोसेस ऑफ बजट। देखो किसी भी देश में बजट एक महत्वपूर्ण क्या होती है? आर्थिक प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से सरकार अपने वित्तीय स्वास्थ्य यानी अपने फाइनेंशियल हेल्थ की रूपरेखा, ब्लूप्रिंट क्या करता है? संसद में प्रस्तुत करता है, जो कि मैंने बताया। पूरे देश में इसको पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से क्या किया जाता है? इसको प्रस्तुत किया जाता है। और इस बजट में विगत वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का लेखांकन होता है, आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय होता है, और इसी में जो करंट वित्तीय वर्ष होता है उसका अनुमानित, ये क्या होता है? अनुमानित बजट होता है। इसके माध्यम से जो सरकार है वो अपने खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से धन प्राप्त करती है। कहां से? संचित निधि से। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है। हालांकि ये पॉलिटी का विषय है, लेकिन मैं इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत बताऊंगा, ठीक है। तो जो बजट की प्रक्रिया में पहले व्यय तय होते हैं कि व्यय कितना होगा, इसके बाद उसको जो व्यय होते हैं, तो जैसे मान लो कि जो बजट बनाया जाता है तो पहले व्यय तय किया जाता है, और इन व्यय को पूरा करने के लिए फिर क्या है? आय के यानी रिसीट के सोर्सेस, रिसोर्सेस तलाशे जाते हैं, रिसोर्सेस तलाशे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो बजट में सबसे पहले क्या तैयार होगा कि व्यय कितना, एक्सपेंडिचर होगा, कितना अनुमानित व्यय तैयार होगा। फिर इस अनुमानित व्यय को पूरा कर पाने के लिए आय के स्रोत सुनिश्चित किए जाएंगे, आय के स्रोत तलाशे जाएंगे। समय समय पर बजट और ज्यादा प्रभावशाली, बेहतर करने के लिए इसमें कई प्रकार के संशोधनों को जन्म दिया गया। तो चलो देखते हैं, बजट कुछ इस प्रकार है, जैसे शून्य आधार बजट, निष्पादन बजट, परिणाम बजट, लैंगिक बजट, है ना। शुरू करें, चलो
शून्य बजट पहले देख लो, जो जीरो बजट है, आपने बजट देखा, अब आपको शून्य बजट देखना है। ये शून्य बजट क्या होता है, ठीक है। देखो, भारत ने अपने गैर अनिवार्य व्यय को कम करने के उद्देश्य से ये जीरो, ये भी जीरो है, ठीक है ना, ये जीरो बना दिया है। ये जीरो आधार बजट अमेरिका से अपनाया भारत ने। किससे? भारत। ये क्यों लाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, शून्य बजट है क्या, पहले ये समझो। तो देखो, भारत में जैसे कि कोई गैर अनिवार्य खर्चे हैं, गैर अनिवार्य खर्चे आपको पता होगा, जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसको बढ़ाते हैं। तो इसको खत्म करने के उद्देश्य से या कम करने के उद्देश्य से जीरो बजट की प्रक्रिया को भारत ने अपनाया। किससे अपनाया? अमेरिका से अपनाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह समझने की जरूरत है। मान लो वैसी परियोजनाएं जिनमें से मान लो कि कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ स्कीम्स हैं जिनके लिए धन के आवंटन को रोकना है, ठीक है। इसके अंतर्गत धन के आवंटन को उन परियोजनाओं से रोका जाता है जिनका अब कोई सामाजिक आर्थिक लाभ ना रह गया हो, जिनका कोई सामाजिक आर्थिक लाभ ना रह गया हो। यही शून्य आधारित बजट है, यही शून्य आधारित बजट है। दोबारा से सुनिएगा, ये वैसा गैर अनिवार्य व्यय है, ये वैसा गैर अनिवार्य व्यय है। आप देखोगे इस गैर अनिवार्य व्यय को कम करने के लिए शून्य आधारित बजट को भारत ने अमेरिका से अपनाया। इसमें से वैसी परियोजनाएं जिनका कोई सामाजिक आर्थिक लाभ ना रह गया हो, उनमें से जो बजट है, उनमें जो धन का एलोकेशन है, धन का क्या है, आवंटन है, उसको कम कर देना है या रोक देना है, उनको कम कर देना है या रोक देना है। सर्वप्रथम 1983 में 1983 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये क्या किया गया, लागू किया गया। इसके बाद 1986 में इसे सभी मंत्रालयों में, सरकारी विभागों में लागू कर दिया गया। तो इसके अंतर्गत वैसी सारी परियोजनाएं जो पूर्णतया या आंशिक, मतलब पार्शियली या पूरी तरीके से सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, सरकार द्वारा क्या है, प्रायोजित है, उनकी समीक्षा प्रत्येक वर्ष करी जाती है और फिर उनका इवैल्यूएशन करा जाता है और यह देखा जाता है कि वह परियोजना का सामाजिक और आर्थिक रूप से भविष्य में क्या लाभ होगा या नहीं होगा। अगर भविष्य में कोई लाभ नहीं है, वह परियोजना लाभकारी नहीं है, तो उसमें जो धन का आवंटन है वो जीरो कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, अर्थात धन का आवंटन एलोकेशन रोक दिया जाएगा। भले ही वह परियोजना 99% ही क्यों ना पूरी हो चुकी हो, भले ही वो परियोजना में कितना भी धन ना लग चुका हो और कितना भी ना पूरी हो चुकी हो, ये मैटर नहीं करता है। कि मान लो कि जैसे कि 98% कोई परियोजना पूरी हो चुकी है, 98% कोई परियोजना पूरी हो चुकी है। अब इसका अगर कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है आगे चल के फ्यूचर में, तो इसको यहीं रोक दिया जाएगा। 2% पूरी करने के लिए धन को सैंक्शन नहीं किया जाएगा, धन नहीं दिया जाएगा, धन का एलोकेशन नहीं किया जाएगा। यही जीरो बेस्ड बजटिंग है, यही जीरो बेस्ड बजटिंग है, ठीक है। ये क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग। एक उदाहरण से समझो, ऐसे समझो, जीरो बेस्ड बजटिंग के लिए, जीरो बेस्ड बजट ये होता क्या है। एक मान लो कि यह शहर है, ये इलाहाबाद शहर है, ये इलाहाबाद शहर का मान लो ये नक्शा है इलाहाबाद शहर का। यहां से इलाहाबाद शहर में घुसने के लिए, ये आप जानते होंगे कि एक इलाहाबाद मतलब बाहर शहर में एंट्री करने के लिए बाहर एक रोड बनाई जाती है, बाहर एक रोड बनाई जाती है, ठीक है। और मान लो कि इसकी मेन एंट्री इससे है, तो मेन एंट्री इसकी इससे है और ये जो एक तरीके से जो बाहर से घुसने के लिए एक ये रोड बनाई जा रही है। अब मान लो दूसरी, जैसे कि यहां से आसानी से सारी चीजें हो जा रही हैं, अब लग रहा है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है और ये 98% पूरी हो चुकी है। भले ही 98% ये परियोजना पूरी हो चुकी है, ठीक है, फिर भी अब अगर इसमें जो पैसा लगना है उसका आवंटन रोक दिया जाएगा, उस पैसे का आवंटन रोक दिया जाएगा। इसी को जीरो बेस्ड बजट कहेंगे। मान लो कि इसका कोई भविष्य में कोई सामाजिक या आर्थिक लाभ ना हो, आर्थिक लाभ ना हो, तो इसको क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो यही जीरो बेस्ड बजट है। ये क्या है,
सॉरी, यही जीरो बेस बजट है। तो यहां तक मैंने जो बताया आपको जीरो बेस बजट, यहां तक किसी भी आपको कोई भी किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा इसके बारे में और सुनने की कोशिश करिएगा। हमने देखो मैंने बताया ये अमेरिका से हमने अपनाया। देखो जो शून्य आधार बजटिंग है, जीरो बेस बजटिंग है, ये विचारधारा 1970 के दशक में प्रारंभ हुई। कब? सॉरी, ये जो विचारधारा है 1970 के डिकेड में क्या हुई? प्रारंभ हुई। वित्त मंत्रालय ने, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय ने ये सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों को संबोधित करते हुए इसमें से 10 जुलाई 1986 को, जो कि मैंने ये बताया आपको यहाँ पे 10 जुलाई 1986 को क्या किया कि इसको एक पत्र के माध्यम से शून्य आधारित बजट की पद्धति को औपचारिक तौर से बजट के साथ शुरू किया। औपचारिक तौर से बजट के साथ शुरू किया। और भारत में शून्य आधारित बजटिंग 1987-88 के आम बजट में उसके साथ साथ क्या कर दी गई? शुरू कर दी गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक बजट जो पद्धति होती है, इस चक्र शून्य से शुरू होता है और जो सार्वजनिक व्यय में जो अपव्ययता है, अपव्ययता में कमी लाने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया गया। अपव्ययता में यानी खर्चे को कम करने के लिए, ज्यादा खर्चा ना हो उसमें कमी लाने के लिए इस वजह से इस अवधारणा का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत सभी संस्थाओं को उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही ऐसी योजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जो जारी हैं, ठीक है, क्या है? ऐसी परियोजनाएं जो जारी हैं, तो अगर उनका कोई फ्यूचर में कोई लाभ ना रह गया हो सामाजिक या आर्थिक, तो उसका जो पैसे का एलोकेशन है उसी टाइम क्या है? रोक दिया जाएगा। इसी को जीरो बेस्ड बजट कहा जाता है। इसी को जीरो बेस्ड बजट कहा जाता है। ठीक है, तो जीरो बेस्ड बजट तो आप समझ लिए। चलो अगला देखते हैं, परफॉर्मेंस एंड आउटकम बजट। जो परफॉर्मेंस एंड आउटकम बजट है इसको निष्पादन बजट कहते हैं। इसको हिंदी में निष्पादन बजट, जरा ध्यान से सुनिएगा। निष्पादन बजट। देखो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अरे पूरी नोट्स है, अनअकैडमी देवी सिंह करके टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम में जाओ सर्च करो, ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा। जब ऐड हो जाओगे ना तो सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो निष्पादन बजट जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। देखो भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1975-76 के आम बजट में, वित्तीय वर्ष 1975-76 के आम बजट में जो परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत की गई, यानी निष्पादन बजट की शुरुआत करी गई। पारंपरिक एक समान मद बजट के विपरीत निष्पादन बजट से क्या होता है? जो निष्पादन बजट होता है तो निष्पादन बजट से संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य जो है परिलक्षित होते हैं। संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। इन लक्ष्यों को एक कार्य नीति के माध्यम से प्राप्त करने का कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है। आप देखोगे जो निष्पादन बजट इस बात का संकेत करता है कि खर्च की गई निधियों से जो परिणाम है, जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट है, अंततः आउटकम प्राप्त होने की किस प्रकार की उम्मीद है। अगर निष्पादन बजट जो लागत लाभ विश्लेषण को निरूपित करता है मान लो, तो इसमें आप देखोगे कि निष्पादन बजट जो सार्वजनिक व्ययों को, कार्यों को, प्रोग्राम और निष्पादन इकाइयों से संदर्भित क्या है? होता है। तो ये तो आपने देखा। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो मैंने अभी बताई ये एकेडमिक लैंग्वेज है, ये क्लिष्ट हो गई। इसका उद्देश्य ये है कि राजकीय उत्पाद और लागत को क्या करना है? सामने लाना है। इसका मुख्य क्या उद्देश्य है परफॉर्मेंस बजट का? कि जो राजकीय उत्पाद है और लागत है उसको सामने लेके आना है। इसको और साधारण भाषा में सुनने की कोशिश करेगा। देखो जो निष्पादन बजट है 1975-76 के आम बजट में इसको प्रस्तुत किया गया भारत में। इसको भी 1970 के ही यानी 75-76 में यूएस से अपनाया गया। कहां से? यूएस से अपनाया गया। यूएस में वहां की सरकार ने निष्पादन बजट की व्यवस्था को एक अमेरिकी वाहन कंपनी है यानी जनरल मोटर्स, किससे अपनाया? जनरल मोटर्स से अपनाया। भारत में बजट की इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? प्लानिंग प्रोग्रामिंग बेस्ड बजटिंग सिस्टम कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? प्लानिंग प्रोग्रामिंग बेस्ड बजटिंग सिस्टम कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखो पहले पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य तय होते थे। इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था।
तो बजट के माध्यम से उन जो वेलफेयर स्कीम्स है उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके एप्लीकेशन के लिए, उनको लागू करने के उद्देश्य से धन को क्या किया जाता था, एलोकेट किया जाता था। निष्पादन बजट के पहले भारत में मात्र यह देखा जाता था कि किस उद्देश्य से कितनी धनराशि बजट के माध्यम से आवंटित की गई है। लेकिन आप देखोगे इस बात का कभी वहां मूल्यांकन नहीं होता था कि उस धनराशि का प्रयोग सही तरीके से उचित हो रहा है या नहीं हो रहा है। निष्पादन बजट के अंतर्गत यह कोशिश सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि हर एक वित्तीय वर्ष के अंत में उसका इवैल्यूएशन हो और आवंटित की गई धनराशि का जो प्रयोग हो वह उचित हो, वह प्रयोग उचित हो। तो यह इसमें परफॉर्मेंस बजट के अंतर्गत क्या किया गया कि जो पैसा जिस भी क्षेत्र में एलोकेट किया जा रहा हो उसका सही तरीके से इवैल्यूएशन हो और उसके बाद क्या हो कि पैसे को सही तरीके से उचित प्रयोग हो। तो इसका मूल्यांकन होता है इसके अंतर्गत कि पैसा सही से मतलब उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2005-6 में परिणाम बजट की व्यवस्था को लागू किया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो बजट अभिभाषण में ही, जो बजट अभिभाषण होता है, बजट स्पीच होता है, इसमें ही तय हो जाता है कि किस विभाग को कितनी धनराशि और किस किस उद्देश्य से जाएगी। ठीक है, इस धनराशि का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो तभी किया जाता है जब अलग अलग जो प्राप्त धनराशि को किस प्रकार से खर्च किया जाएगा इसका पहले से ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए वित्त मंत्रालय को अगर वो मंत्रालय देंगे तभी उनको पैसा सैंक्शन होगा, अन्यथा पैसा सैंक्शन नहीं होगा। आप देखोगे कि इसके चलते जो परफॉर्मेंस है वो स्वतः क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने देखा कि जो स्थूल रेखा चित्र को, ब्लूप्रिंट को तैयार करते हुए इसकी समीक्षा के उपरांत धन को आवंटित किया जाता है और वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद बजट की समीक्षा के माध्यम से यह देखा जाता है कि जो धनराशि जिस क्षेत्र में दी गई थी उसका प्रयोग सही हुआ है या नहीं हुआ है। ये परफॉर्मेंस क्या है, ये परफॉर्मेंस बजट है। ऐसे समझो। परफॉर्मेंस बजट देखो, किसी भी मंत्रालय को पैसा तभी दिया जाएगा जब वो मंत्रालय के पास एक पूरा ब्लूप्रिंट होगा। किसी भी मंत्रालय को, ये मान लो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और ये कोई मंत्रालय है, मान लो कि ये जैसे कि ये मान लो ये कौन सा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय मान लो, ठीक है ना, या रेल मिनिस्ट्री मान लो, रेल मंत्रालय है। तो ये जो रेल मंत्रालय है इसको तब पैसा सैंक्शन होगा जब इसने पूरा लेखा जोखा, क्या होगा, लेखा जोखा देगा कि मुझे कहां पैसा कितना खर्च करना है, सारा डिटेल देगा। और इस सैंक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट ईयर उसका क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन में यह कोशिश करी जाएगी कि हकीकत में जिस लिए पैसा दिया गया था उसका सही प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, उसका सही प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। यही परफॉर्मेंस बजट है, यही परफॉर्मेंस बजट है। अब जेंडर बजट देख लो कि जेंडर बजट क्या होता है। देखो, बजट के पारित होने के बाद जब आप मान लो कि जैसे जेंडर बजट है, ध्यान से सुनिएगा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 2-4 सालों में तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब इसको जेंडर बजट को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जरा इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखो, बजट के पारित होने के, जैसे बजट पारित हो जाएगा तो इसके तुरंत बाद इसके जो प्रावधानों की समीक्षा करी जाती है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि एक लिंग पे, जैसे बजट मान लो पारित हो गया जेंडर बजट में, ठीक है, तो पारित होने के बाद जो उसके कुछ प्रावधान हैं उसकी क्या है, यह जानने की कोशिश करी जाती है कि एक लिंग विशेष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक लिंग विशेष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो एक लैंगिक बजट, इसे लैंगिक बजट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको जेंडर बजटिंग या लैंगिक बजट कहते हैं। ठीक है, नहीं समझा, कोई बात नहीं है, इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। देखो, भारत में जो जेंडर बजटिंग की जो अवधारणा है वो वित्तीय वर्ष 2005 और 6 में शुरू करी गई। आम बजट में वित्तीय वर्ष जो 5-6 का आम बजट है तब से शुरू करी गई। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग 1982 में ऑस्ट्रेलिया ने किया। जो जेंडर बजटिंग है इसका सबसे इनिशियल जो प्रारंभिक जो एक्सपेरिमेंट है वो 1982 में 1982 में किसने, ऑस्ट्रेलिया ने किया। सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों और कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता हो। दोबारा से सुनिएगा, सरकार के द्वारा निर्मित ऐसा बजट,
सरकार के द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों का और कार्यों का जो आवंटन है वो लिंग के आधार पर करता हो, उसको जेंडर बजटिंग कहते हैं, उसको जेंडर बजटिंग कहते हैं। अब समझ आया कि जेंडर बजटिंग क्या है? दोबारा सुनिएगा, बार बार समराइज कर रहा हूं, आप मुझे सुन लेंगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा, फिर कभी कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेंडर बजटिंग क्या है कि जो जेंडर बजटिंग है, देखो जेंडर बजटिंग का जो सबसे पहला प्रयोग है वो 1982 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि भारत सरकार है, तो भारत सरकार द्वारा निर्मित मतलब संसाधनों और जो कार्य हैं, जो संसाधनों और कार्यों को बजट में इसमें लिंग के आधार पे आवंटन होगा, लिंग के आधार पे आवंटन होगा, इसी को जेंडर बजटिंग कहा जाएगा। ठीक है, इसी को जेंडर बजटिंग कहा जाएगा। अब देखो जेंडर बजटिंग, अब इसके माध्यम से क्या पता किया जाता है, यह ज्ञात होता है कि सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए आवंटित किया गया है और कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इनसे संबंधित हैं। स्त्री पुरुष प्रतिरूप को समझते हुए ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को अप्लाई करने की कोशिश करी जाती है और उनके लिए धन आवंटन करने की व्यवस्था करी जाती है। इससे समाज में जो असमानता है, डिस्पैरिटी है, कहीं ना कहीं इस डिस्पैरिटी को खत्म करके जो महिलाएं हैं उनमें समानता स्थापित की जा सकती है। और इसमें देखोगे कि जिससे समाज के जो प्रतिरूप हैं, इन प्रतिरूपों में परिवर्तन ला करके स्त्री और पुरुषों में भी समानता इस्टेब्लिश करी जा सकेगी। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा, इसकी कोशिश करी जाएगी जो विकास के लाभ हैं वो पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी मिले। तो जेंडर बजटिंग का एक्चुअल में यही उद्देश्य है, ताकि आप क्या करोगे कि जेंडर बजटिंग के माध्यम से जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए क्या कर सको, प्रोत्साहित कर सको। इस वजह से इस व्यवस्था को लाया गया, इस वजह से इस व्यवस्था को लाया गया। अब समझ में आया? इतना पूरा भाषण दे डाला जेंडर बजटिंग में, अब आई गया होगा, है ना? सॉरी। तो देखो बजट के पारित होने के उपरांत, जो बजट है इसके पारित होने के उपरांत जब इसके प्रावधानों की समीक्षा यह जानने के लिए किया जाए कि इसका प्रभाव एक लिंग विशेष पर किस प्रकार पड़ सकता है, इसी को लैंगिक बजट कहते हैं। भारतीय समाज हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, पितृवंशीय समाज रहा है, पितृसत्तात्मक समाज रहा है। तो इसके चलते महिलाएं आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से पुरुषों की तुलना में हमेशा हीन मानी जाती रही हैं। तो उनके साथ लिंग के आधार पे असमानता क्या है, बढ़ती गई है। और आप देखोगे लिंग पर आधारित जो श्रम विभाजन उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों तक ही सीमित रखा गया है। इसके चलते और ज्यादा उनकी जो आश्रितता है, डिपेंडेंसी है, वो पुरुषों पे हो गई है और ये कहीं ना कहीं उनके शोषण का एक कारण बन जाते हैं। इसके चलते भारत में जो लैंगिक बजट महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उद्देश्य रखती है और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि सर्वप्रथम जो भारत में जो लैंगिक बजट है, तो वित्तीय वर्ष 2001 में क्या देखो, लेकिन इसमें से टाइम का ये मिसमैच है, यहाँ पे इस टाइम सुधार लीजिएगा, बच्चे ने गलत कर दिया है। जो भारत में जो इसकी अवधारणा की शुरुआत है वित्तीय वर्ष 2005 और 6 में, ध्यान से सुनिएगा, 5 और 6 में आम बजट में करी गई। ठीक है, अब इसके उपरांत लैंगिक बजट की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करी गई। 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई और 2003 में कैबिनेट सचिव के आदेशानुसार इस चीज को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। सो दिस इज अ जेंडर बजटिंग, दिस इज अ जेंडर बजटिंग। ठीक है ना? तो इसमें से सभी मंत्रालयों को एक आदेश जारी किया गया कि आप में कौन कौन सा मंत्रालय जो महिलाएं और जो बच्चे हैं इनके लिए कितना बजट एलोकेशन किया जा रहा है, इसका क्या लाभ है, ये सारी चीजें करी गई। ठीक है, तो आपने जेंडर बजटिंग देखा। अब आपको देखना है लाइन आइटम बजट। क्या देखना है? लाइन आइटम बजट। ये लाइन आइटम बजट क्या है, जरा लाइन आइटम बजट पे क्या है थोड़ा सा आपको नजर डालना है। ठीक है ना, कि द लाइन आइटम बजट, इसको एक समान मद बजट भी कहा जाता है। एक समान मद बजट हिंदी में लिखवाया था ना जब मैंने बजट 5 प्रकार के बताए थे। एक समान मद बजट, मद बजट, एक समान मद बजट। देखो
प्रारंभ में भारत में जो लाइन आइटम बजट की जो व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो धनराशि का आवंटन होता था, इसमें से एक काम करते हैं कि आज का क्लास ना ये लाइन आइटम थोड़ा सा बड़ा है, तो शायद कल कर लें। क्या बोलते हो आप लोग? अब तो है ही नहीं तो क्या बोलोगे? कितना टाइम है? क्योंकि 2 बजे मेरी क्लास है और मैं जो इस समय लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर का टाइम इस समय हो रहा है जाके 1:30, तो मुझे और भी काम करने होंगे। लेकिन थोड़ा सा सुन लो। देखो, एक समान मद बजट क्या है या लाइन आइटम बजट क्या है, फिर मैं कल इसको फिर भी बता दूंगा। देखो, एक समान मद बजट की जो परिभाषा है, एक ऐसे बजट के रूप में करी जाती है कि जिससे अलग अलग वित्तीय विवरण, जो अलग अलग वित्तीय विवरण मदों को लागत केंद्रों और उनके विभागों द्वारा समूहीकृत किया जाता है, उनके विभागों द्वारा इसको समूहीकृत किया जाता है। इसके चलते आप देखोगे कि इसमें से जो विगत लेखा पद्धति है, तो बजट पद्धति अवधियों के संबंध में वित्तीय डेटा के बीच एक कंपेयर करी जाती है, तुलना करी जाती है, और जो चालू वित्त वर्ष और भावी यानी जो आगामी अवधि के संबंधित अनुमानित जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। एक समान पद्धति में जो बजट पद्धति के संबंध में जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, इसके व्यय के उद्देश्यों को एक समान मदों के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा और इस बजट में जो व्यय की मात्रा को निर्देशित किया जाएगा। इसके साथ साथ देखोगे कि जो मदों का उपवर्गीकरण नहीं किया जाएगा, उनको क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता है। इस प्रकार एक समान मद में सबसे जो बड़ी कमी यह हो जाती है कि इससे अलग अलग इकाइयों के जो क्रियाकलाप है, कार्यकलाप है और उनकी उपलब्धियों के बारे में जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ये है टोटल आपका लाइन टाइम बजट। ये क्या है? लाइन टाइम बजट। लाइन टाइम बजट को कल मैं और डिटेल से थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि अगला 2 बजे क्लास इकोनॉमी का ही आज पहला क्लास है। सभी बच्चे 10 बजे रात में 11 बजे कर लेंगे इसको, जो रिकॉर्डेड सेशन होगा। लेकिन सभी को मैं बार बार बोल रहा हूं कि कल से 2 बजे आपको सभी बच्चों को 2 बजे वहां भी आना है, तो जल्दी से पूरा भी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं जल्दी आपको।